नमस्कार ईटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतन भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और इस शो में हम आगे बात करेंगे आपके सवालों को लेकर, उनको शामिल करेंगे। और सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये देखिए सवाल पूछने का तरीका है आपकी स्क्रीन पर और लगातार फ्लैश होता रहेगा, आप इसके जरिए हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करने से पहले एक बार मार्केट का चेक ले लेते हैं, करंट अपडेट। और इस वक्त हम देख रहे हैं बाजार में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। निफ्टी अब हरे निशान में आ चुका है, करीब करीब 70 अंक ऊपर। और बैंक निफ्टी ने भी रिकवरी करने की कोशिश की निचले स्तरों से, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही है। करीब करीब 90 अंकों की 100 अंकों की यहाँ पर वीकनेस बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो निचले स्तरों से तो रिकवरी आई है, बट लाल निशान में अभी भी मेंटेन है। बैंक की बात करें तो आज चढ़ने वाले शेयरों में मजबूती है। अदानी ग्रुप के शेयर में टॉप गेनर्स हैं आज निफ्टी के। अदानी एंटरप्राइजेस 7.5% ऊपर, अदानी पोर्ट्स में 6% की तेजी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद और कुछ नॉन कोर एसेट्स बेचने की भी बात चल रही है, जिसके चलते आज अच्छी मजबूती अदानी ग्रुप के शेयरों में देखने को मिल रही है। इसके अलावा डीवीज लैब में भी 3% की मजबूती है। डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.5% ऊपर और सनफार्मा में भी 1.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आज फार्मा शेयरों से भी अच्छा रुझान है। कुछ कंपनियां हल्के हरे निशान में कारोबार कर रही हैं। एक्सिस बैंक, आइशर, हिंडाल्को, यूपीएल, नेस्ले, ये सब करीब 0.5% की वीकनेस दिखा रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा है और ज्यादातर शेयर्स जो है वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, इसलिए मार्केट ब्रेथ भी जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। लगभग हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 शेयर्स ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव कारोबार कर रहे हैं। तो मार्केट ब्रेथ भी पॉजिटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज नतीजों के चलते और खबरों के चलते, और इस पर हम आगे आपसे चर्चा भी करेंगे क्या करना चाहिए। चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से सौरभ जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैनाम ब्रोकिंग से किरण जानी भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। किरण, सबसे पहले आपसे राय लेना चाहेंगे। मार्केट में आज हल्का कमजोरी के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल हरे निशान में दिखाई दे रहा है निफ्टी और मजबूती धीरे धीरे आ रही है। 70 अंक ऊपर अब आ चुका है। अब आगे की चाल आप कैसे देख रहे हैं? निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही क्या लेवल्स आप वॉच करेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से हम मार्केट का फॉर्मेशंस देख रहे हैं, लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट में एक हेल्दी करेक्शंस आया। कहीं ना कहीं लोअर साइड के ऊपर जो सपोर्ट्स थे निफ्टी के अंदर, अगर हम बात करें, सो 18,050 से 18,100 का एक क्लस्टर सपोर्ट था, वहां से हमने एक अच्छा रिबाउंड देखा। और 18,200 जो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर फ्राइडे के सेशंस में और आज भी सुबह खुलते के साथ ही मार्केट सस्टेन कर रहा है 18,200 को, तो एक पॉजिटिव साइंस है। दूसरी तरफ आप ब्रॉडर मार्केट देखोगे तो कहीं ना कहीं फार्मा एंड आईटी जो एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में से, वहां से हमें काफी अच्छा एक रुझान दिख रहा है। काफी सिलेक्टिव फार्मास, मिड कैप एंड जो लार्ज कैप आईटीज है, वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ट्रेड करे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी। कोई भी डिप आता है अगर मार्केट के अंदर 18,100 18,200, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ओवरऑल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 18,000 के नीचे का रखना है और ऊपर में कहीं ना कहीं वापस हम 18,450 से 18,500 के जोन में जाए, ऐसा हमें लग रहा है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर है, 43,500 से 44,000 के रेंज में है। कोई भी डिप आता है अगर 43,600 टू 43,500, तो वहां पे हमें बाई करना रहेगा, या तो कंडीशनल बाई है 44,000। अगर 44,000 के ऊपर मार्केट एक आध घंटा टिक जाता है, देन देयर आर चांसेस कि 44,000 के अंदर जो कॉल राइटिंग हुई है वहां से थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग आ सकता है। चांसेस है कि हम 44,500 तक के लेवल देख सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग अग्रेसिव लॉन्ग, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आपको नीचे में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 43,600 के आसपास, तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। 43,200 का स्टॉप लॉस एंड पोजिशनल टारगेट जो हमारा है वो 44,500। सो दोनों इंडाइसेस में बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी। ठीक है, तो बाजार पर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, फटाफट अब आपके सवाल लेंगे और उनके जवाब लेंगे अपने एक्सपर्ट से। मुंबई से डीएम अग्रवाल हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मेरे पास पीटीसी इंडिया के 5,000 शेयर है 95 के भाव से। 95 के भाव से, 95 रुपए के भाव के शेयर क्या इसको हाँ आपने कब लिए थे शेयर ये? खरीदे हुए मेरे 2-3 महीने पहले खरीदे हुए। ठीक है, 2-3 महीने पहले पीटीसी इंडिया के शेयर लिए हैं और हमने देखा था कि तो मेरा नाम आदेश। सौरभ जी आपसे जानना चाहेंगे पीटीसी इंडिया के बारे में। इनके भाव के हालांकि आसपास ही है, ज़्यादा कमजोरी नहीं है इनके भाव से, 2 रुपये बस ये नीचे ट्रेड कर रहा है। और पिछले दिनों खबरें आई थी कि सरकार जो अपना स्टेक है उसको बेचने का पूरा प्लान बना रही है। यहाँ से आप किस तरह से देख रहे हैं शेयर को मूव होते हुए और क्या सलाह होगी आपकी तरफ से?
देखिए 2 बातें हैं, एक तो वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी सस्ता शेयर है, नंबर्स ठीक-ठाक हैं, तकरीबन 8% की डिविडेंड यील्ड है। मैं समझता हूँ इस तरह के स्टॉक्स इस तरह के बाज़ार में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, हालाँकि ओवरहैंग जैसे आपने बताया, सरकार सोच रही है अपना हिस्सा देने में, तो उसकी वजह से एक सप्लाई आ सकती है। अगर ये लंबे समय के लिए रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई डर नहीं है, ये बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। 8% की डिविडेंड यील्ड, वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन, तो ओवरऑल अच्छा लगता है, होल्ड रखें। ठीक है, तो होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है पीटीसी में। अगला सवाल ले लेते हैं और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं कानपुर से साहिल जी। साहिल नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। मेरा सवाल ये है, मेरे पास अडानी टोटल गैस के जी। शेयर है जिनका 500 शेयर है जिनका रेट 757 है। हम्म ठीक है, आप मुझे कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? एक्चुअली में मेरे पास 1400 पे थे, तो मैंने इसको तब सोल्ड आउट कर दिए थे और अब मैंने फिर 757 पे परचेज कर लिए हैं। तो मुझे जो है इसमें लॉस है 4 लाख का। तो उसमें जब 1400 जब कवर होगा तब मुझे ये लॉस कवर होगा, तो मैं इसको 1 साल तो दे सकता हूँ। ओके, तो समय दे सकते हैं जब तक इनके नुकसान की भरपाई ना हो जाए। किरण, आप क्या सजेस्ट करेंगे? वैसे तो आज अदानी टोटल गैस में तेजी, अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में तेजी है। अदानी टोटल गैस में लगातार हम देख रहे थे एक लोअर सर्किट लगने के बाद आज एक तेजी आई है और अपर सर्किट पर आज भी कारोबार कर रहा है। तो सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इनको ना निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है और एवरेज करते करते इनका जो भाव है वो 757 पर आ चुका है। अभी क्या करें, इनके प्राइस से भी नीचे है स्टॉक इस वक्त, नुकसान तो काफ़ी हो रहा है बट समय दे सकते हैं। तो अगर समय देंगे स्टॉक को करीब 1 साल के आसपास का, तो क्या इनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी या फिर कोई उछाल में निकलने की सलाह देंगे और निवेश को स्विच करने की राय देंगे आप? सो ओवरऑल अदानी के सभी ग्रुप ऑफ कंपनीज की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने एक फॉल देखा था, उस फॉल के बाद एक बेस सेटअप हुआ है। तो कहीं न कहीं इस बेस सेटअप के अंदर अगर अदानी टोटल गैस की हम बात करें, तो डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली हम देख रहे हैं कि लास्ट टाइम भी इसने एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई। ऊपर में कहीं न कहीं 1000 तक गया। वापस वहाँ से एक फॉल आया, वापस सेम जो प्रीवियस उसके बॉटम थे 630 के आसपास, वहीं उसने एक बुलिश एंगल फिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाई और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्लोज हुई। अब कहीं न कहीं उस कैंडल के हाई के ऊपर आज हम देख रहे हैं कि अपर सर्किट के अंदर ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से वॉल्यूम हुआ है मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। एटलीस्ट जिस तरह की चार्ट पैटर्न हम यहाँ देख रहे हैं, प्योर एंड प्योर टेक्निकल ये व्यू है। ऊपर में 850 से 900 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर 850-900 आते हैं तो एक बार वापस आप चार्ट को रिविजिट कर लीजिए और जो स्टॉप लॉस हम अभी बता रहे हैं 650 का, उसको आप रिवाइज करके ऊपर ले आना। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए 650 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 850 से 900 तक का टारगेट आपको अदानी टोटल गैस में दिख सकता है। अडानी टोटल गैस पर ये भी 5% के ऊपरी सर्किट पर ही शेयर है और अगर हम पिछले 2 दिन में देखेंगे यानी कि शुक्रवार को और आज, इन 2 सत्रों में अडानी ग्रुप के शेयरों की जो चाल रही है उसमें ग्रुप का जो टोटल मार्केट कैप है वो तकरीबन 85,000 करोड़ रुपए बढ़ चुका है। तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पर फिर से दिखनी शुरू हो गई है। आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे शेयर। अडानी एंटरप्राइजेज अब 10% ऊपर ये शेयर। अडानी पोर्ट यहाँ पर हम 6% के आसपास तेजी दिख रहे हैं। अडानी ट्रांस, ग्रीन, विलमार चौतरफा आपको तेजी दिखेगी। तो हम इसका एनालिसिस भी करेंगे कि अडानी ग्रुप के जो स्टॉक्स जो अब तेजी से चलने फिर से शुरू हो गए हैं, क्या ये जारी रहेगी रफ्तार या फिर जो लोग थोड़े से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, क्या उनके लिए निकलने का मौका है? ये बहुत विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, आप शो में बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों को जोड़ते हैं। इंदौर से विनय वर्मा हमारे साथ हैं। विनय नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है सर? सर मेरा रेल विकास निगम का शेयर लिए थे 123.49 पे, 430 शेयर से। मैं सर पूछ रहा था कि ये कितने आगे जाएगा और कब जाएगा? आपने लिए हैं 123 रुपए के भाव पर, 117 रुपए के आसपास के भाव हैं। अब सौरभ जी, रेल विकास निगम की बात करें तो ये शेयर तो बहुत तूफानी रफ्तार से चला भी था, 144-45 के आसपास का हाई है। हालांकि वहां से आप देखेंगे तो ये शेयर करीब 20% सस्ता मिल रहा है। तो आप इसको सस्ता देखेंगे, आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा चल गया था, ये जो करेक्शन है थोड़ा सा और अभी जारी रह सकता है? क्या सलाह होगी आपकी तरफ से? अभिषेक जी, इस स्टॉक फ्यूचर की जो प्रोजेक्शंस हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसको लेके इसका वैल्यूएशन री-रेटिंग तकरीबन 3.8 या 4 टाइम्स बुक वैल्यू पे चल रहा है। जिस तरह की ऑर्डर बुक इनके हाथ में है, उस तरह से लगता है कि जो कंपनी के आने वाले साल हैं, उसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू
और प्रॉफिटेबिलिटी के ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये स्टॉक उसी को डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि इसे इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए और ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जरूर लेके चलनी चाहिए। जब भी करेक्शन मार्केट में मिले थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट करें, लेकिन अपना व्यू लंबा रखें क्योंकि जो कंपनी का ग्रोथ चार्ट है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड। ठीक है, तो होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, फंडामेंटल लिहाज से अच्छी लग रही कंपनी, आप होल्ड कर सकते हैं आरबीएनएल को। अगला सवाल अमृतसर से हमें शिव चोपड़ा जी ने पूछा है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर है। शिव नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम। शिव, आपको आवाज आ रही है? जी जी मैम। जी, अपना सवाल पूछिए। किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैनकाइंड फार्मा ये आईपीओ के शेयर है, तो मैं इसका फ्यूचर जानना चाहता हूँ। और ओके, ठीक है, ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। सौरभ, मैनकाइंड फार्मा ये इन्होंने आईपीओ के समय इनको अलॉट हुआ था, करीब 13 शेयर्स हैं इनके पास, और उसके बाद हमने देखा था बीच में आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से छापेमारी की बात हुई थी। उसके बाद स्टॉक में प्रेशर भी आया, लेकिन फिर से एक रिकवरी आई शेयर में, और फिलहाल तो इनको लिस्टिंग गेन हो रहा है, बट आगे और तेजी के लिए बने रहना चाहिए। फ्यूचर जानना चाह रहे हैं स्टॉक का। देखिए, नो डाउट ये कंपनी काफी बड़ी है और इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में जाने पहचाने हैं और बिकते भी हैं। मार्केट शेयर भी इनका अच्छा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि वैल्यूएशंस भी इनके जो पीयर कंपैरिजन अगर हम करें तो वहां पर उनके हिसाब से ही है जो अदर लिस्टेड प्लेयर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर वैल्यूएशन के लिहाज से कोई आईपीओ बहुत डिस्काउंट पे नहीं आया था, और खासा बात ये है कि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल आया था। उसके बाद जिस तरह से अभी आपने खबर बताई उसका भी एक ओवरहैंग है, वहां पर क्लैरिटी अभी मिलना बाकी है। तो नई लिस्टिंग है, नई लिस्टिंग के बाद यूजुअली 2-3-4 क्वार्टर वेट किया जाता है कि कंपनी किस तरह से गाइडेंस देती है, किस तरह से अर्निंग्स आती है, फिर एक व्यू लेना थोड़ा बेटर रहेगा। अभी जो आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं मुझे लगता है बुक कर लेना ही बेहतर है, तो मेरे हिसाब से आप एग्जिट ले। फार्मा से निकल जाने की सलाह है आपके लिए सौरभ की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर चलेंगे अब, जहां पर आज G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हो रही है 3 दिनों की, 22, 23, 24 मई को बैठक होने वाली है। तीर्थ शर्मा हमारे साथ है वहाँ से। तीर्थ जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है सर आपको। और पहले तो आप ये बताइए कि आप कहाँ से आपने फ़ोन किया? आपने श्रीनगर से आपने फ़ोन किया है? जी मैंने जम्मू से फोन किया सर। जम्मू से आपने फ़ोन किया है, ठीक है, पूछिए सर अपना सवाल। सर मेरे पास शेयर हैं, एक काबरा एक्सट्रूशन है, काबरा एक्सट्रूशन के 100 शेयर हैं मेरे पास, 520 के। और महिंद्रा हॉलीडे होल्डर है 305 शेयर है, 299। 299 के महिंद्रा हॉलीडेज हैं। काबरा एक्सट्रूजन किस भाव के हैं? 520 के सर। 520 के, ठीक है। महिंद्रा हॉलीडेज में मुनाफा हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि काबरा एक्सट्रूजन में थोड़ी सी दिक्कत है, वहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोरी है इनके ख़रीद के भाव के मुकाबले। लेकिन महिंद्रा हॉलीडेज़ ये शेयर अगर हम बात करें, सौरभ जी आपसे इस पर व्यू लूँगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो टूरिज्म रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं थोड़े से फोकस में रहेंगे, और आज थोड़े ज़्यादा फोकस में हैं क्योंकि इसी मुद्दे पर आज बैठक भी हो रही है G20 की। 60 देशों के डेलीगेट्स उसमें शामिल हो रहे हैं और बहुत भव्य आयोजन है वहाँ पर। श्रीनगर के डल लेक के किनारे एक रिजॉर्ट है उसमें। आप ये बताइए कि महिंद्रा हॉलीडेज़, हालांकि हम इसको लोअर लेवल से चलते हुए तुमने शेयर देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि दमखम अभी बाकी है महिंद्रा हॉलीडेज़ में, इसमें अभी निवेशित रहें तो बेहतर होगा? पूरा होटल सेक्टर है वो एक डिमांड और सप्लाई गैप की वजह से बहुत अच्छा चल रहा है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। दूसरा, ऑक्यूपेंसी रेट इंप्रूव हो रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पर रूम इंप्रूव हो रहा है, ये अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को कम कर रहे हैं। सारे के सारे होटल्स के नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। महिंद्रा हॉलीडे भी ठीक विकल्प है, लेकिन बहुत अच्छा विकल्प अगर पूरी इंडस्ट्री का है तो मुझे लगता है इंडियन हॉलीडेज है, तो इंडियन होटल्स है। तो मुझे लगता है कि अगर आप चाहें तो इसे भी रख सकते हैं, वरना इसको स्विच कर लें इंडियन होटल्स की। ठीक है, महिंद्रा हॉलीडेज में निवेशित रहने की सलाह इसमें बने रही है, लेकिन 520 रुपये भाव के सौरभ इनके पास है काबरा एक्सट्रूजन, और इनके भाव से ये शेयर फिलहाल 35 रुपये कमज़ोर है। इसमें आप कैसा भविष्य देख रहे हैं? हालांकि हमने देखा था कि ये शेयर चला गया था फरवरी में 600-650 रुपये के दायरे में, लेकिन वहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। इसमें आपको लगता है कि दमखम है, थोड़ा समय देंगे कि इसमें मुनाफा हो सकता है? जी, मार्च क्वार्टर के
अर्निंग्स मुझे लगता है अभिषेक जी अभी आने हैं, और दिसंबर के अगर आप देखें तो सीक्वेंशियल जो रेवेन्यू था और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो तकरीबन सेम सेम आया था। प्रॉफिट टेकिंग आया है, लेकिन ये स्पेस बहुत अच्छा है। कंपनी इक्विपमेंट्स में के कारोबार में है। बिजनेस आउटलुक ओवरऑल इंडस्ट्री का काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है आप बने रहें, आपका रेट जरूर आ जाएगा। अभी मार्च के क्वार्टर अर्निंग की वेट करें। मार्च का वेट करिए। मार्च क्वार्टर के अर्निंग भी आने वाले हैं इस कंपनी के, तब तक वेट करिए और आपके लेवल्स जल्द दिखेंगे। अगला सवाल, अगले दर्शक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, अजय। अजय जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार मैम, ये मैंने NACL इंडस्ट्रीज लिमिटेड परचेज किया था मैम। जी जी, हेलो जी मैम। ठीक है, ये अभी कितना समय आप और दे सकते हैं स्टॉक को? जी मैम, और इससे निकलना ठीक है या कोई दूसरा शेयर अगर आप मुझे सजेस्ट करें तो मैं उसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ मैम। बिल्कुल, क्योंकि अजय जी हम जैसा देख पा रहे हैं आपकी जो आपने जो बाइंग की है वो भी थोड़े हाई लेवल्स पे कर ली है, 115 के आसपास जो की है। किरण क्या सजेस्ट करेंगे? NACL में आप नुकसान हो रहा है, इनका सीधा सीधा सवाल है कि निकल जाना बेहतर होगा या फिर कुछ उछाल के लिए, कुछ रिकवरी के लिए भी बने रहे स्टॉक में? जिस तरह से उनकी बाइंग प्राइस है वो काफी ऊपर की है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हम चार्ट पैटर्न देख रहे हैं अभी रिसेंटली, जिस तरह से 100 रुपीज का लेवल टूटा उसके बाद नीचे में 78 के आसपास बॉटम बनाए थे, वहां से एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था। आज उसमें सेम ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। स्टॉक अपनी 20 डेज एंड 50 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ आप मोमेंटम इंडिकेटर पे देखोगे तो कहीं ना कहीं बुलिश डाइवर्जेंस बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से उनको एक 82 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। अगर 82 इस बार नहीं टूटता है, होल्ड रहता है, तो चांसेस है कि आप ऊपर में 100 रुपीज तक इसकी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100 रुपीज के आसपास वापिस एक बार आप चार्ट देख लीजिए एंड आपका जो स्टॉप लॉस है उसको रिवाइज कर लीजिए। सो एज ऑफ नाउ तेजी लग रही है मेरे हिसाब से 82 का एक स्टिक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 100 रुपए का आपका पहला टारगेट होगा। 100 रुपए के बाद वापिस आप एक बार चार्ट रिव्यू करवा लीजिए। चीज़ को लेकर किरण का ये व्यू। लेकिन चलिए कुछ नतीजों के बारे में चर्चा करते हैं, मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेज ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में 118% की ग्रोथ है और कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वहां पर भी 25% की बढ़त है। वाटर और रोड सेगमेंट के सपोर्ट से आय में भी 78% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के MD संदीप गर्ग। संदीप जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी9 स्वदेश पर सर। संदीप जी शुरुआत आपसे पहले नतीजों आपसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पहले तो बहुत बधाई इतने सॉलिड नंबर्स के लिए। आप ये बताइए कि नतीजों को सपोर्ट कहां से मिला और आगे आप किस तरह का भविष्य देख रहे हैं? धन्यवाद अपने शो पर लेने के लिए। हाँ, ये क्वार्टर और ये पिछला साल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। अगर हम पूरे साल के संदर्भ में देखें तो हमारा रेवेन्यू ऑलमोस्ट 200% ग्रो किया और हमारा प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वैसा ही रहा। स्टैंड अलोन बेसिस पे हमने करीब 2700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया और करीब 750 करोड़ रुपए का PBT। सो ओवरऑल हमारा ये पिछला साल बहुत अच्छा गया। Q4 भी अच्छा गया, हमारा रेवेन्यू रन रेट भी अच्छा रहा। तो अगर आप देखें, हम इस पिछले साल में हमने एक एक्टिस्क से डील करी जिससे हमने अपने जो एसेट्स हैं उनको बेचा और अपने को वंस अगेन हाईली लिक्विड किया। तो ये एक हमारा तरीका है टू स्टे एसेट लाइट, जो हम कहते रहते हैं एसेट लाइट, कि हम बहुत ज्यादा लंबे समय तक एसेट में नहीं रहेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे और उसको बेच देंगे। तो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल है। अगर हम देखें तो हम जब ये बेचते हैं तो प्रैक्टिकली हम ऑन एन IRR बेसिस हम करीब 19% का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इक्विटी IRR बनाते हैं। तो ये हमारा एक बिजनेस मॉडल रहा है। अब विद देयर लिक्विडिटी के साथ हम समझते हैं हमने करीब 65,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए इस साल के लिए, जो आगे इस साल में आने वाले हैं पानी और वाटर में मिलके। तो हम समझते हैं कि हमारा करीब 10 से 13% तक का इसमें विन रेशियो रहेगा। तो हमारा ऑर्डर बुक आगे के लिए भी अच्छा दिखाई देता है। रही बात हमारे अगले साल के रेवेन्यू की, तो हम ये समझते हैं कि भाई आज करीब एक्सपेक्ट करते हैं कि करीब 300 से अपवर्ड पर मंथ का एनुअलाइज हमारा रेवेन्यू रेट रहना चाहिए। तो 3600 से प्लस का हमारा रेवेन्यू हम टारगेट करेंगे इस आगे वाले साल में। और रही बात हमारे प्रॉफिट की, तो हम समझते हैं कि हमारा
प्रॉफिट जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा तो और प्रॉफिट में इंक्रीज होना चाहिए। हमारा एनुअलाइज्ड एबिटा करीब 11-12% रहता है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल में ये उससे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो मार्जिन के नंबर्स जो 11% मेंटेन रहे हैं वो आने वाले समय में और भी सुधार देखने को मिल सकता है। साहब, आपके ऑर्डर बुक के बारे में भी थोड़ा समझना चाहेंगे, उसके बारे में डिटेल दीजिए। करंट ऑर्डर बुक कितनी है, टोटल ऑर्डर बैकलॉग अभी फिलहाल कितना है, और इसका सेगमेंट वाइज भी हमें थोड़ा ब्रेकअप बताइए, और आगे भी कहाँ पर फोकस करेंगे आप? तो हमारा ऑर्डर बुक करीब 10,000 करोड़ प्लस है। इसमें 60% काम पानी के में है और करीब 40% रोड में है। तो ये दोनों हमारे बिजनेसेस जो हैं अब स्टेबल हैं। तो ये हम स्टेबल बिजनेसेस में अब हम समझते हैं कि जो 65,000 करोड़ प्लस की मैंने आपसे बात करी कि हमने ऑर्डर्स आइडेंटिफाई किए हैं, तो वो इन्हीं दोनों सेक्टर्स में है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस साल में रोड का हमारे रेवेन्यू में थोड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा। अगले साल से वो वाटर और रोड दोनों बैलेंस हो जानी चाहिए। तो ये ओवरऑल हमारा अनुमान है। जैसे कि मैंने कहा कि 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर हम बिड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 से 13% का हमारा विन रेशियो रहना चाहिए, सब्जेक्ट टू कि कम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी है। तो मेरे को ओवरऑल आगे का साल बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, ऑर्डर बुकिंग के हिसाब से भी, अपनी बैलेंस शीट के हिसाब से भी, और अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से भी। सो मेरे ख्याल में ओवरऑल हमारा अगला साल अपने पिछले साल से बहुत अच्छा रहेगा। हमारा पिछला साल बहुत अच्छा रहा, बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इसको और अच्छा कर पाएंगे अगले साल में। एक आखिरी सवाल, सर आपने पहले भी बायबैक किया था 200-250 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि आपकी जो बुक्स हैं उसमें करीब 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का कैश है। आप सर ये बताइए कि इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, इसको किस तरह से आप यूटिलाइज करने जा रहे हैं? तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा मुझसे कि हमने बायबैक किया था। हम बायबैक हमारा एक सोचने का तरीका है कि हम इन्वेस्टर्स को पैसे रिटर्न करें जब भी अच्छे समय में कंपनी हो। तो अगर आप देखें पिछले 5-7 साल में हमने बायबैक या अपना डिविडेंड के रूट से पर शेयर करीब 50 रुपया रिटर्न किया है। तो हम ये सोच है, बोर्ड की एक सोच है कंपनी की, कि हम अपने इन्वेस्टर्स को जब हमारे बिजनेस अच्छा चल रहा है तो उसको रिटर्न दें। रही बात कि हम इस कैश का क्या करेंगे, तो करीब हमारे पास करीब 1,850 करोड़ रुपया मार्च में था, जिसमें से करीब 290 करोड़ रुपया हमने बायबैक में लगा दिया है। करीब 290 करोड़ रुपए का जो डेट था वो हम उसको रिपे कर देंगे इस मंथ एंड तक। तो डेट फ्री सिचुएशन पे हम आ जाएंगे। हम समझते हैं कि हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस में करीब 375 करोड़ रुपया लग सकता है, जिसका हम उसको ईयरमार्क करेंगे। सो प्रैक्टिकली 900 करोड़ रुपया हमारी फ्यूचर ग्रोथ के लिए है। तो अगर हम अपने इस बिजनेस को और ग्रो करेंगे जो डेवलपमेंट का है, और कोई एडजेसेंसीज हम कुछ देखेंगे, तो हमारे पास ये 900 करोड़ रुपए का एक वॉर चेस्ट है, जिससे हम इस कंपनी को और आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, ऑन दैट नोट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, कंपनी के ग्रोथ योजनाओं पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो वेलस्पन एंटरप्राइजेज मार्जिन स्ट्रांग है, कंपनी की कर्ज कम करने पर फोकस, और उसके बाद भी कंपनी के कैश बुक आने वाले समय में भी काफी मजबूत नजर आ रही है। स्टॉक इस वक्त 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। आगे हम और फंडामेंटल राय लेने की कोशिश करेंगे इस कंपनी पर, लेकिन एक छोटे स्टॉक्स में आपका स्वागत है। बाजार में हम देख रहे हैं कि तेजी है और निफ्टी है 84 अंक ऊपर, 18,300 के आसपास के स्तर हैं। सेंसेक्स 250 अंक ऊपर। हालांकि निफ्टी बैंक है कमजोर, लेकिन कमजोरी ये ज्यादा नहीं है, बहुत ही मामूली है। 30-32 अंकों के आसपास की कमजोरी है। 43,950 के आसपास के स्तर आपको निफ्टी बैंक के देखने को मिलेंगे। लेकिन चढ़ने वाले शेयरों की संख्या बाजार में इस वक्त ज्यादा है। 1155 शेयर हरे निशान में, उसके मुकाबले 900 शेयर करीब लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन बाजार में इंडेक्स में जो आप तेजी देख रहे हैं उसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स आज बहुत झूम के चल रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। महाराष्ट्र से संदीप का सवाल आया है व्हाट्सएप के जरिए, और संदीप के पास है अडानी वेलमार के शेयर 78 शेयर हैं 658 रुपए के भाव पर।
सौरभ जी, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो आज देखिए अडानी वेलमर 10% ऊपर है, अडानी एंटरप्राइजेस 13% करीब ये ऊपर अब ये शेयर हो गया है, अडानी पोर्ट में 9% की तेजी है। यानी कि जहां पर ये शेयर आज खुले वहां से भी बहुत जोर से चले हैं। अंबुजा, एसीसी, कोई भी अडानी ग्रुप का आप शेयर उठा के देख लीजिए, वहां पर जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अडानी वेलमर हालांकि इनके भाव जो है 658 के हैं, शेयर का भाव आज की तेजी को अगर जोड़ भी दे तो भी 450 रुपए के आसपास के भाव अडानी वेलमार के दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अडानी ग्रुप को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से जो एक तरह से क्लीन चिट मिली है, क्या वो सेंटिमेंट इस हद तक सुधार पाएगी कि इनके भाव लौट पाएंगे शेयर में? जी, थोड़ा कह पाना मुश्किल है क्योंकि वैल्यूएशन के लिहाज से तकरीबन अदानी के स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव दिखते हैं, कैसे भी अगर पीयर कंपैरिजन देखें। और मुझे लगता है कि आज की जो तेजी है या जो अगर और भी थोड़ी तेजी बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर चिट के बाद जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है या जिस तरह से भी वो दिखा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी ज्यादा तेजी आई है। दूसरी एक खास बात है कि अदानी वेलमार के जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए थे, उसमें भी काफी वीकनेस देखने को मिली थी, मार्जिन एकदम घटे थे और रेवेन्यू में भी सिक्वेंशियली डी ग्रोथ था। तो वो भी एक थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मुझे लगता है कि एवरेज तो बिल्कुल भी नहीं करें और अभी होल्ड रखें। अगर रैली और मिलती है तो फिर कोशिश करें इसमें से निकलने की। ओके, तो कोशिश करिए, जो उछाल मिल रहा है आपको निकलने की कोशिश करिए अदानी ग्रुप के शेयरों से, अदानी वेलमर से। आगे सवाल को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक और दर्शक जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं, जावेद। जावेद जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। नमस्कार जैब। हेलो मैम, किस स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मैं जावेद बोल रहा हूँ श्रीनगर से। जी अच्छा, मैम, मेरे श्रीनगर पास से इंडस बोल रहे टावर हैं? के श्रीनगर में तो इस वक्त काफी तैयारियां चल रही है G20 की। मेरे पास इंडस टावर के शेयर हैं 500। हेलो, अच्छा ठीक है, चलिए इंडस टावर पर सवाल। ओके, चलिए 500 शेयर्स 155 के भाव पर लिया और इस वक्त इनको नुकसान काफ़ी हो रहा है। 155 पे लिया था और इस वक्त देखिए स्टॉक 142 के पास कारोबार कर रहा है क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से नुकसान भी इनको दिख रहा है। किरण, क्या सजेस्ट करेंगे? अभी तो फिलहाल इनकी खरीद के पास ही है स्टॉक इंडस टावर का, बट आप बने रहने की राय देंगे इस स्टॉक में और कुछ स्टॉप लॉस भी इनको सुझाएं अगर तो? की तरफ बात करें तो फॉलोइंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, काउंटर काफी वीक टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है, अपनी सभी इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो प्रीवियसली 2 बार जब इसने बॉटम बनाए थे 137 के, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और 137 के जो बॉटम है वहां पर मोमेंटम इंडिकेटर का एक बुलिश जोन, एक बुलिश डायवर्सन बना था जिसके चलते ये स्टॉक ऊपर में 160 तक गया, लेकिन वापस वो जो एक 160 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और अपने प्रीवियस बॉटम के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वीक टेरिटरी के अंदर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 137 का आप रखिए। अगर 137 टूटता है तो फिर चांसेस है कि इसमें और भी गिरावट जारी रहेगी। सो 137 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए। ऊपर में कोई भी अगर आपको राइज मिलता है 155 160 के आसपास तो मेरे हिसाब से एक बार निकल जाना चाहिए। तो 60 के आसपास अगर शेयर जाता है तो आप यहाँ से निकलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन पूजा जो जिक्र कर रही थी, हमारे दर्शक का सवाल भी जम्मू कश्मीर से था। असल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज से G20 की बैठक शुरू हो रही है और टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की ये बैठक है। 3 दिन तक ये बैठक चलेगी और इस सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे संवाददाता साहिल सुहेल ने। G20 की बैठक आज से श्रीनगर में शुरू होगी। ये बैठक श्रीनगर के SKICC में होगी। मेरे सहयोग शफीक आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। हम इस वक्त SKICC के बाहर है। यही SKICC के अंदर आज से G20 की बैठक होगी। इस बैठक में जो विदेशी पार्टिसिपेंट्स हैं वो शामिल रहेंगे। G20 मेंबर स्टेट्स के लोग इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनें हैं उनके लोग भी इस बैठक में शामिल होंगे। तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक श्रीनगर में हो रही है। ये आज से 24 तारीख तक होगी और इसके लिए यहाँ पर SKICC के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिख रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ में CRPF का पहरा यहाँ पे लगातार बना हुआ है। इस पूरे
पूरे वेन्यू को सिक्योर करने की जिम्मेदारी एनएसजी को दी गई है। एनएसजी की स्पेशल टीम्स जो है वो यहाँ पे 2 दिन पहले ही पहुँच चुकी थी और लगातार हम देख रहे हैं कि वो इस वेन्यू का जो है क्या इर्द गिर्द पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और पूरी अंदर जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो उनको दी गई है, क्योंकि ये SKICC करीब 3 तरफ से डल झील से घेरा हुआ है, तो इसीलिए डल झील में भी मार्को कमांडोज और फिर स्पेशल CRPF की स्पेशल वाटर विंग के कमांडोज भी लगातार पेट्रोलिंग करते दिख रहे हैं। इसी तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके कारण जो है यहाँ पे भी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी एक अलर्ट किया गया है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि G20 बैठक को डिस्टर्ब करने के लिए आतंकवादी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में उन तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं, ना सिर्फ SKICC के इर्द गिर्द बल्कि जम्मू कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में भी सिक्योरिटी व्यवस्था को बढ़ाया गया है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, श्रीनगर। योगी सोहेल ने ये जायजा लिया G20 टूरिज्म ग्रुप की जो बैठक हो रही है, तीसरी बैठक है। पहली बैठक हुई थी गुजरात के कच्छ में, दूसरी बैठक हुई थी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, और ये तीसरी बैठक है जो जम्मू कश्मीर के जो इलाका है, जो शहर है खूबसूरत श्रीनगर, वहाँ पर हो रही है बैठक। लेकिन दरअसल जो टूरिज्म कंपनीज हैं वो भी लगातार फोकस में हैं और थॉमस कुक ने Q4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। आय में 151% की बढ़ोतरी हुई है, तो घाटा 50 करोड़ रुपए से घटकर 10 करोड़ रुपए रह गया है। नतीजों पर चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के CEO महेश अय्यर। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टी न्यूज़ स्वदेश पर। सर, एक चीज़ है ना, थोड़ी दुविधा वाली स्थिति है और थोड़ा मन में सवाल उठ रहा है कि हम देखने की जो ट्रैवल एक्टिविटीज़ हैं, टूरिज्म, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रौनक आ रही है। एक तरह से लोग रिवेंज ट्रैवल कर रहे हैं, एक नया टर्म पिछले 2-3 साल में आया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको अभी भी घाटा है, हालांकि घाटा कम हुआ है। ये बताइए कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और क्या आपको लगता है कि आगे जल्द ही आप प्रॉफिट पोस्ट करने वाले हैं? पहले तो एक्चुअली ना, जो रिजल्ट्स है, इस रिजल्ट्स को आपको 2 नजरिए से देखना होगा। पहले तो हम फुल ईयर रिजल्ट्स को देखेंगे। अगर आप हमारे फुल ईयर रिजल्ट्स को देखेंगे एट ए कंसोलिडेटेड लेवल, हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बैक टू प्रॉफिट, एंड हम जो प्रॉफिट नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं, वेदर वो स्टैंडअलोन हो या कंसोलिडेटेड हो, वो दिस इज द हाईएस्ट एवर दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन द लास्ट 10 इयर्स। तो फ्रॉम अ रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप रिकवरी को देखेंगे तो हम जो प्री पैंडेमिक में प्रॉफिट कर रहे थे उससे ज्यादा हमने इस साल रिपोर्ट किया है, जो माननीय वित्तीय वर्ष FY23 जैसे हम बोलते हैं उसके लिए। अगर आप क्वार्टर की बात करेंगे तो आपको ये नजर रखना होगा कि ये जो है टिपिकली हमारी इन्वेस्टमेंट क्वार्टर होती है, जहां पे हम हमारे हॉलिडे प्रोडक्ट्स में काफी स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में, और उसके चलते हुए हम इस क्वार्टर में प्रिडोमिनेंटली लॉस बुक करते हैं। बट आप ये जो लॉस देख रहे हैं, आप एक्चुअली रिपोर्टेड रिजल्ट्स में लास्ट लाइन देख रहे हैं, अगर आप उसमें एक एलिमेंट देखेंगे, वहां पे एक MTM का एक एलिमेंट है। MTM है जो मार्क टू मार्केट है, और वो जो है वो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस नहीं है। ये जो MTM है, ये कुछ शेयर्स है हमारे ESOP ट्रस्ट में रखे हुए, जिसके रिजल्ट्स हमारे स्टैंडअलोन बुक्स के साथ कंसोलिडेट किए जाते हैं। उसकी वजह से मार्क टू मार्केट लॉस को हमारे बुक में दिखाना होता है। अगर आप उस लॉस को निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि इस क्वार्टर में हमने एक्चुअली 5 करोड़ का मुनाफा बनाया हुआ है। तो क्लियरली ये जो क्वार्टर है, डिस्पाइट बीइंग एन इन्वेस्टमेंट क्वार्टर, हमने एक्चुअली 5 करोड़ की प्रॉफिट बनाई है, ना कि जो आप देख रहे हैं बुक में एक स्मॉल लॉस ऑफ अबाउट 3 लाख रुपीज जो देख रहे हैं, तो एक्चुअली वो लॉस नहीं है, एक्चुअली प्रॉफिट। बिल्कुल। इस बार हमने ये भी देखा कि जो रिटेल ग्रोथ थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी आपकी, करीब 81%, और रिकवरी भी 97% के आसपास थी। फॉरेक्स बिजनेस से भी काफ़ी अच्छा सहारा मिला है। अब आने वाले समय के लिए परफॉर्मेंस आप क्या ऐसे ही देख रहे हैं, इन्हीं लेवल्स पर सस्टेन रहेंगे? इसके अलावा एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि न्यू प्रीपेड कार्ड इशुएंस है, वहाँ से कितना सपोर्ट मिला है आपको? यस, एक्चुअली हमारी अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के साथ हम लोग उसको कंपेयर करेंगे, जैसे मैं बोलूंगा Q4 22 और Q4 23 को कंपेयर करेंगे, तो हमारी जो टोटल लोडेड वॉल्यूम थी उस वक्त अबाउट $81 मिलियन थी, और इस वक्त अगर आप Q4 23 को कंपेयर करेंगे, हमने $141 मिलियन लोड किया हुआ है। तो क्लियरली अबाउट 60% ग्रोथ हमने देखा है इन टर्म्स ऑफ न्यू वॉल्यूम्स लोडेड ऑन टू द कार्ड।
अगर आप एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कार्ड देखेंगे तो हमने उस क्वार्टर में अराउंड 28,000 न्यू कार्ड्स इशू किए थे, इस क्वार्टर में हमने 48,000 कार्ड्स इशू किए। सो फ्रॉम अ नंबर ऑफ कार्ड्स पर्सपेक्टिव हमने तकरीबन अबाउट 70% इंक्रीज इन टर्म्स ऑफ न्यू इशूअर्स ऑन द कार्ड प्लेटफॉर्म देखा है। तो वो तो हमारे लिए ग्रोथ रही है। और एंड ऑल्सो इफ आई टू कम बैक एंड टॉक अबाउट द ट्रैवल सेगमेंट, अगर आप उसमें देखेंगे ना, वहां पे भी पॉकेट्स ऑफ परफॉर्मेंस है, बिकॉज वो जो हमारी सेगमेंटल परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं वो उसमें है इनबाउंड, आउटबाउंड, माइस एज वेल एज इंटरनेशनल डीएमसी। अब इंटरनेशनल डीएमसी जो है उनकी सीजनैलिटी हमारी सीजनैलिटी से अलग होती है। जैसे इंडिया आउटबाउंड जो है वो उसकी पीक सीजन होती है अप्रैल टू जून, वहां पे इनबाउंड बिजनेस की जो पीक होती है वो अक्टूबर टू मार्च। तो उसकी जो सीजनैलिटी है वो सीजन एक्चुअली चली गई है और उसका जो इंपैक्ट होना चाहिए था वो एक्चुअली आपको FY24 में दिखेगा, ना कि FY23 में। तो अगर इस रिजल्ट को आप अगर FY24 में देखेंगे, वी एक्सपेक्ट दैट इनबाउंड बिजनेस जो है उसकी भी बाउंस बैक होगी और उसकी रिजल्ट्स हमारे परफॉर्मेंस में दिखनी चाहिए। ठीक है। महेश जी, एक आखिरी सवाल, देखिए आप भी सोच ही रहे होंगे कि मार्जिन को यहाँ से बढ़ाया जाए। क्या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की यहाँ से गुंजाइश है मार्जिन को सुधारने के पीछे, और अगर हाँ तो इसके पीछे ड्राइवर्स कौन से होंगे? बिल्कुल, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे प्री पैंडेमिक से, अगर हमारी जो कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन थी वो थी तकरीबन अबाउट 4%, जो अभी एक्सपैंड होकर 5.4% हो गई है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट 30% एक्सपेंशन इन मार्जिन इन द करंट फिस्कल, दैट्स द फिस्कल दैट जस्ट वेंट बाय। एंड अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूं तो हमारी मार्जिन एक्सपेंशन रही है तकरीबन अबाउट 60 बेसिस पॉइंट्स। तो हमारी कंसिस्टेंट मार्जिन एक्सपेंशन रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे आप, सीक्वेंशियली देखेंगे तो भी हमारी एक्सपेंशन रही है, और फुल ऑन ईयर में भी हमने तकरीबन अबाउट 40% मार्जिन एक्सपेंशन की है। एंड ये एक्सपेंशन जो हुई है वो ग्रॉस लेवल पे हुई है, और नेट लेवल पे हमने काफी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किया हुआ है, काफी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया हुआ है, और उस सब की जो बेनिफिट्स है वो हम अभी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में देख रहे हैं। और राइट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और नतीजों पर और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करेंगे। इंस्टाग्राम पर इशिका जी का सवाल आया है और इनका सवाल है, यूको बैंक पर 1400 शेयर्स इन्होंने 30 रुपए के ऊपर के लेवल्स पर ले लिया है और थोड़ा हायर लेवल पर लिया है, वहां से हम देख रहे हैं स्टॉक लगातार टूट ही रहा है। इस पर किरण आप ही सजेस्ट करिए, यूको बैंक में क्या करें, और गिरावट नजर आ रही है आपको या फिर अभी भी बने रह सकते हैं? कुछ रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं आपको चार्ट्स पर? इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एसबीआई के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। एसबीआई में जिस तरह से 575, 65 के आसपास के सपोर्ट्स है, कोई भी डिप आता है आप एसबीआई में एंट्री लीजिए। यूको बैंक में एग्जिट करने की सलाह इसलिए कि वहां पे हम देख रहे हैं कि डेली चार्ट के ऊपर बेरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न है और वहां से उस रिवर्सल के बाद कंटिन्यूअसली स्टॉक फॉल हो रहा है, और आज जिस तरह से वो अपने 50 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है, उस यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कहीं ना कहीं 27, 28 उसका प्रीवियस सपोर्ट था, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो काफी वीक पैटर्न है मेरे हिसाब से, और लेट लगाड़ रैली स्टार्ट हुई थी यूको बैंक की, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट करके अगर आपको पीएसयू बैंक में ही रहना है तो आप स्टेट बैंक के साथ जा सकते हो। यूको बैंक को लेकर किरण का ये व्यू। मध्य प्रदेश से कैलाश चंद्र हमारे साथ हैं। कैलाश जी नमस्कार। सर पूछिए, क्या जानना है आपको? मुझे ग्रेन्यूल इंडिया के बारे में जानना है। कब लिया था आपने सर ये शेयर? ये सर लगभग 6 महीने से पहले हो गया। 6 महीने के आसपास, 6 महीने यानी कि दिसंबर या फिर जनवरी के आसपास ये शेयर लिए हैं, और हमने देखा था कि ये शेयर 350 रुपये से ऊपर का इसका भाव हुआ करता था, वहाँ से नीचे ये शेयर आया। ग्रेन्यूल सौरभ जी, इस पर आप ही व्यू दीजिए, क्या सलाह होगी आपकी? 305 की इनकी खरीद है, 280 के भाव पर ये शेयर है, यहाँ से आप किस तरह से स्थितियां परिवर्तित होते हुए देख रहे हैं कंपनी के लिए? देखिए, बहुत ज्यादा तो ट्रैक नहीं करते हैं, फार्मा में भी ग्रैन्यूल्स कवरेज में नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंपनी में ग्रोथ नहीं आ रहा है। पीछे शायद बायबैक इन्होंने किया था जिसकी वजह से हमने एक मूव देखा था, उसके बाद से कंसिस्टेंटली जैसे फार्मा में अभी नहीं चल रहे हैं, फार्मा के सब स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों में देख रहे हैं कि मार्जिन का प्रॉब्लम है, सेल्स का प्रॉब्लम है, तो वैसा ही मुझे लगता है कुछ ग्रैन्यूल्स के साथ भी है। कोशिश करें आपके भाव के आसपास अगर ये थोड़ा ऊपर की तरफ आए तो निकल जाने की, मेरी सलाह यहाँ एग्जिट की रहेगी।
ठीक है, तो एग्जिट की राय ग्रैनुल्स इंडिया पर। अगला सवाल हमें आया है फेसबुक पर ही संजय मिश्रा जी का। अदानी ग्रीन है इनके पास। अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि अभी बीच में स्टॉक टूटा था, बट अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिपोर्ट वहाँ पर सौंपी गई उसको क्लीन चिट मिल चुका है, नॉन कोर एसेट्स मोनेटाइज करने की खबर आ रही है। ये ग्रुप आज वापस से फोकस में आ चुका है और कुछ स्टॉक में तो लगातार अपर सर्किट ही हम देख रहे हैं। अदानी ग्रीन इनकी जो बाइंग है वो है 300 शेयर्स और 922 पर लिया है और फिलहाल इनको मुनाफा हो रहा है स्टॉक में क्योंकि उस लेवल से हम देख रहे हैं लगातार स्टॉक में एक तेजी बनी हुई है। अदानी ग्रुप शेयरों में फंडामेंटल तो राय हमने ली ही, सौरभ कह भी रहे थे कि कोई भी उछाल मिलता है आप निकलने की कोशिश करिए, स्पेशली जिन स्टॉक में सर्किट टू सर्किट कारोबार हो रहा है। किरण, अदानी ग्रीन आपसे एक टेक्निकल राय लेना चाहेंगे। फिलहाल तो ये मुनाफे में है बट निकलने की राय देंगे स्टॉक से जब भी इनको मौका मिले? सो ओवरऑल अदानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो जिस तरह से सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से न्यूज आई है और टेक्निकली जिस तरह से 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन्ड है, डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको 870 के स्टॉप लॉस से 870, थोड़ी वोलेटाइल स्क्रिप्ट है इसलिए स्टॉप लॉस यहाँ से बड़ा बन रहा है, लेकिन 870 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है आप ऊपर में 1030 1040 तक की एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहां पे एक बार आप वापस चार्ट रिव्यू कर लीजिए और अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, या तो आप वहां पे प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो एज ऑफ नाउ करंट मार्केट प्राइस से 870 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं 1050 का टारगेट। 1050 का टारगेट अडानी ग्रीन के लिए। अडानी ग्रीन हम देख रहे हैं कि अडानी ग्रुप के सारे शेयर ही आज चल रहे हैं। करीब करीब 2 दिन में अगर हम तुलना करें तो 90,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप बढ़ चुका है। तो स्थितियां बेहतर हो रही हैं और आप देखिए सारे के सारे शेयर आप देख लीजिए, कोई भी आपको कमज़ोर नहीं दिखेगा। चढ़ने की बात छोड़िए, चढ़ने तो सारे ही शेयर चल रहे हैं, लेकिन जो तेज़ी है वो भी कमाल की है। अडानी विल्मर, अडानी एंटरप्राइजेज, इसमें +10% की 10% से ज़्यादा की तेज़ी है। अडानी पोर्ट में करीब करीब 8-9% के आसपास की अब तेज़ी हो गई क्योंकि ये लगातार इसमें तेज़ी बढ़ती जा रही है। अडानी टोटल, अडानी ट्रांस, अडानी पावर, एनडीटीवी, अंबुजा सीमेंट, एसीसी 9 के 9 शेयर और हर जगह चौतरफा तेज़ी, बढ़िया तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। और उसके पीछे के जो रीजंस हैं वो ये है कि एक तो इमीडिएट रिलीफ मिली है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तरफ से, हालांकि सीबी की अपनी जांच चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है और उसके चलते हम शेयरों में तेज़ी बढ़िया देख भी रहे हैं। आगे इस पर और डिटेल आपके साथ शेयर करें, लेकिन फटाफट कुछ और सवाल ले लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आया है राजेश सिंह का सवाल और इनके पास एरिकॉन इंटरनेशनल के शेयर 565 शेयर हैं, 87 रुपये 50 पैसे के भाव पर। थोड़े से ऊपरी भाव के लिए हैं सौरभ जी, 90 रुपये के आसपास तक ये शेयर गया था और अभी 80 रुपये के आसपास है, थोड़ा नीचे है। इंतजार करेंगे, करने की सलाह देंगे या फिर एवरेजिंग भी कर सकते हैं शेयर में? अब इसको अगेन ये बिल्कुल जैसे हमने पहले दूसरे एक शेयर की बात करी थी आरबीएल की, वैसा ही ये इसमें भी ऐसे ही ग्रोथ के काफी अच्छे चांसेस दिखते हैं। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है तो बाजार उसी को डिस्काउंट कर रहा है। फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी आएगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी कोई खास महंगा नहीं, तकरीबन 2.25 गुना पे चल रहा है। तो जब स्टॉक बहुत तेजी से चलते हैं तो अमूमन थोड़ी शार्प करेक्शन भी आती है। तो मैं समझता हूँ ये बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी इसमें रखें और लंबे समय का नजरिया रखें, होल्ड रहे इस पे। बिटकॉइन पर सौरभ का ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, अमित त्यागी का सवाल आया है इंस्टाग्राम के जरिए और इनके पास है LIC के शेयर 20 की संख्या में और भाव है 834। LIC हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल थोड़ी सी लोअर लेवल से जरूर ऊपर आए हैं, लेकिन पहले जरा सुनते हैं कि वित्त मंत्री शक्तिकांता दास का बयान जो कि 2000 रुपए के नोट बैन को लेकर संभव है। सुनते हैं जरा उनको। Well, good morning. You have raised a few questions about this withdrawal of 2000 rupee notes from circulation. Let me at the outset clarify and let me sort of re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. According to Section 27 of the RBI Act, the Reserve Bank is required to not issue notes which are excessively soiled, defaced or damaged. Under that section, for a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. Therefore, from time to time, Reserve Bank withdraws currency notes of particular series
and issues fresh notes. And also, as a part of the normal banking operations also through the banks, as you know that when the notes get soiled, it is returned and fresh notes are issued. A somewhat similar exercise was undertaken in 2013-14, whereby, you know, the notes which were printed prior to 2005, they were withdrawn from public circulation, and the public was advised that you can come and exchange the notes. So this time we are therefore withdrawing it from circulation, these 2,000 rupee notes, but they continue as legal tender. We have clearly explained in our press note that these 2,000 notes were primarily issued for the purpose of quickly replenishing the value of money which was being taken out from the system when the the then prevailing 1,000 rupee notes and 500 rupee notes were what is called when their legal tender status were withdrawn. So that time the 2,000 rupee notes were introduced with a specific purpose, with a primary purpose, let me say, with a primary purpose to put back that much value into the system. And a decision was taken to adopt 2,000 rupee notes because if you do, currencies of lower denominations, in the same amount of time required for printing with the same paper, with the same capacity of printing, you could have only printed lower value of currency. So 2000 means higher value of currency was printed and supplied. So it was introduced with the primary purpose of replenishing the currency which had been declared currency in the context of the 2016 November measure which was undertaken by the government at that time. That purpose has been fulfilled. Today there are enough notes in circulation of other denominations. Even the circulation of 2,000 rupee notes, as we have explained, has come down from its peak of 6,73,000 crores to about 3,62,000 crores. So it's come down by more than 50%, by about 50%. And the printing also has been stopped. And the notes have also completed their life cycle because all these notes were printed about 5 years ago. So in this background, as a part of our clean note policy, it has been withdrawn. So my advice is to please see it as a part of the currency management operations of the Reserve Bank. Let me put it, clearly, and that is the primary purpose which we have followed. You have also raised questions about why time is given up to 30th September. You see, unless you give a particular time, unless you specify a particular time, the process will not reach a stage of finality. And you have to give a time so that the announcement is taken with the seriousness, it is taken seriously and people come and exchange their notes. The banks have been advised, we have issued further circulars yesterday to the banks to make necessary arrangements, including arrangements to ensure that the people do not stand under the hot sun in this peak summer, to make arrangements for drinking water. But I do not expect the kind of a rush in the bank branches. Through you, I would like to appeal to all the viewers. There is no reason to sort of rush to the bank. Take your time. 4 महीने की समय दी गई है. आप आराम से 4 महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है, आप नोट एक्सचेंज करिए. ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए, कल ही जाए. आज कल से शुरू हो रहा है. ये नहीं कि आप तुरंत बैंक में जाके रश करें और इसको करें. आराम से करिए. टेक योर टाइम. 4 महीने है. By September 30th, please exchange it. And time is given up to September 30th so that it is taken seriously. Because otherwise, if you leave it open-ended, then it becomes a kind of a endless process. You have also raised the question after 30th September, what? Now, we expect most of the notes to come back. That is our expectation at this stage. We will see how much notes come back. And as we approach 30th, we will decide, at that stage. And the legal tender character, we have said that it continues. We have not said that, this will happen or that will happen. Through you, let me assure
all of you, let me assure every viewer, let me assure also the readers of the print media, and also let me assure, so many people, Indians who are living abroad or who have gone on a foreign trip for a, long foreign trip. There are elderly people who visit their children in the United States or other countries for 6 months and all. There are many Indian youngsters with H-1B visa who are working in the US and other places. There are many Indians who live abroad. Through you, let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है. आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट. आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं. जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे. 30 सितंबर के बाद सितंबर वाली बात हिंदी में बता दीजिए. मेरा 30 सितंबर वाली बात आप हिंदी में बता दीजिए सर. नहीं आप सर देखिए मैं आता हूँ. नहीं सुनिए आप 1 by 1 करिए ना. मैं पहले आप एक बार स्टेट दैट इट विल नॉट बी बैड. सर एक मिनट सर, आप हिंदी में सितंबर 30 की बात कर रहे हैं. एक तरफ लीगल टेंडर रहेगा, नहीं मैंने सुन लिया, आपका क्वेश्चन सुन लिया. मैं अभी उत्तर देता हूँ, लेकिन एक एक करके पूछिए ना. अगर 4 लोग पूछेंगे तो मैं स्टेटमेंट जो आपने सितंबर 30 के बाद क्या होगा लोगों को सितंबर 30 का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए. आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है. इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए. 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है. आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30 तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए. तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है. और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशंस हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सब का जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर. ये मेरा आश्वासन है. और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है. आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है. अगर 3,62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर देखिए मैं तो देखिए मैंने आप एक रुक रहिए. अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही आया. लक्ष्मण प्लीज. Look, I will answer each and every question. Sir, I will start here. I will go round. So therefore, please have patience. सर अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा. लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? Can I just add to that, sir? नहीं, खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. So what is happening, sir? No, I have read the newspapers. हम भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं. आप ऐसे रुकिए आप. अब दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपए के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे. ये कोई नई बात नहीं. कल से शायद बढ़ गया है कुछ. पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है. मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है. वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए, पेमेंट कर दीजिए. तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं. कल के बाद शायद बढ़ गया है. मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर. हमने तो कहीं पे नहीं कहा, उसके आगे तो और कुछ नहीं कहा. और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर
जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे. हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. We'll decide. No, one question per person. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं. It's the same question. We have said that it continues as legal tender. We will wait how much notes are coming. I cannot give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा. हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है. Yes, one question. One criticism that is coming is, sir, that if you return the notes and if there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that won't be. नहीं, देखिए हमने ये कहा है, बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है. हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए. हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है. जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेगा. या देयर वाज वन क्वेश्चन हियर. So Mr. Arun Jaitley at the time of demonetization, when 2000 was coming in, had said that this is a stopgap arrangement because a high denomination like rupees 2000, there always will be problems of integrity of a currency of that, because of that currency. Is it still a belief in the RBI and the government that high denominations should technically be avoided? You see, man, just as I explained, these notes were primarily issued to replenish the currency, what you call remonetization. That purpose has been fulfilled. Now, what you say, what you have just pointed out is right. I mean, when you have our high value notes, these 2,000 rupee notes or even 500 rupee notes, so far, their security features have not been breached, not been compromised. Market में the so-called fake currency which you are seeing, most of it is actually sophisticated photocopying. Security features of these high-value currency notes have not been breached. But I mean, in any system there are always efforts. Most of the efforts, it was seen earlier, they take place outside country to breach the security features and to sort of inject fake currency into the system. So a high value note is always prone to, it always is susceptible or vulnerable to efforts on the part of fraudsters to try and clone. So that is a fact, I mean. But this time around, our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. Please. Is it close to the 2014 exercise in which the old notes of 2005 were withdrawn? Is it a similar exercise? It's a similar exercise. We have said that. So will the large cash deposits be the part of the scrutiny of the RBI as well, or will there be any cash limit to that when people will go and... RBI तो कोई scrutinize नहीं करता है. बाकी जो एजेंसीज है इनकम टैक्स वगैरह हो, वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं. लेकिन आरबीआई के तरफ से हम ऐसे, मतलब किसने कैश ये किया, हम आरबीआई के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं. जैसे आपको पता होगा, बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको CTR, STR वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं. Sir, there are reports that some bank ATMs still have 2,000 rupees note. So are banks being asked to withdraw those? देखिए, बैंकों में most of the banks, because the demand was not in the market, the demand was not for 2,000 rupee notes. So taking into account the demand in the market, demand from customers, most of the banks have
modified most of their ATMs. Some places here and there, they may be having 2,000 rupee notes still being given in the, in the ATMs. The banks will have to modify that. Yeah. Sir, last time when the demonetization had happened, the proposal was moved by the government. So this time, and like we've discussed that earlier as well, this whole denomination was introduced to replenish the system. So was this also proposed by the government, or this was RBI's? No. Yes, sir, internal processes, so these are not valid questions in which the public is interested. These are procedural. Yeah, Sapna. Sir, two questions. So you have explained in detail in your press release as well as in your quotes today that what's the intention behind the phasing out. But still some people, still this question arises in our mind, sir, that was this really required? Let me ask my question so that you can answer. Like, was this really required in the sense that when the circulation has already fallen from its peak of 37% to under 11%, people are not using it? No, that's a view. I mean, I understand what you are saying. That's a viewpoint. No, that's a viewpoint. The question of timing can be raised at any point of time. Why did you do now? Why not later? If you do later, why are you doing now? Why not earlier? So timing is a matter of, I think it's not it's not really relevant. And with regard to the other part you said. And secondly, sir, also, this question arises that with these kind of moves, maybe a kind of a question arises in people's minds that is our currency management system absolutely credible? Indian currency management system is very robust. Our exchange rate is among the least volatile among our peer countries. vis-a-vis the dollar, normally we see the exchange rate against the dollar. अब डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो रुपये का जो exchange rate है, it has remained stable despite the crisis of, crisis in the international financial markets created due to the war in Ukraine, the failure of certain banks in advanced economies. Indian currency system, Indian exchange system, that is exchange of our currency, the exchange rate, market exchange rate of our currency is very stable. Indian currency management is very robust, and I just pointed out that the security features of this new Mahatma Gandhi series notes have not been breached. So the integrity of our currencies continue. Yeah. Sir, I have a question. You will be sucking out large number of 2,000 rupee notes. So are you also injecting new 500 and other denomination notes in the system so that, to make up for the 10%? No, it will depend on the demand of the people. That is, some of it will get deposited into bank accounts. Some of it will be exchanged. So what is exchanged across the counter, it goes back immediately. What is deposited in the bank accounts depends on the account holders and the customers. If they want to withdraw, they will withdraw. So, just a sec. So if they want to withdraw, they will withdraw. And so far as liquidity in the system is concerned, the RBI monitors the liquidity in the system, whether it is tight or it is loose. Last week we undertook, not for this purpose, but last week you would have seen, we have undertaken a variable rate repo auction of rupees 50,000 crores. It was a variable rate repo auction. We got bids for 46,400 crores, and that was given to the banking system. The RBI on a day-to-day basis monitors the liquidity in the system, and we respond to it. एक मिनट या सर जैसे कि आपने बोला है कि रिपीट मत करिए ना कोई रिपीटेशन नहीं सर 3,62,000 करोड़ रुपए जो 2000 के नोट के फॉर्म में सर्कुलेशन में है क्या आपको लगता है कि 30 सितंबर तक ये सारा पैसा जो है सिस्टम में वापस आ जाएगा सर और ना मैंने तो कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि most of these notes will come back. Yes, sir. अगर ये नहीं आया सितंबर तक तो क्या ये दिसंबर इसका भी मैंने जवाब दे चुका हूं कि देखिए अभी तो शुरू नहीं हुआ एक्सचेंज, कल से शुरू होगा. हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वापस आ जाएंगे, तो उस वक्त देखेंगे ना. सॉरी Let me listen to the question. Yeah, I'll listen. Look, yeah. Tell me, please. Yeah. So of this, on the liquidity issue, even if it is 10-11% of the total cash, so in your estimates, how much would you need to print of additional 500 or 100 notes?
because even if it's 10%, it's not a small amount. Let me assure you, we have more than adequate quantity of notes available, already printed. We have more than adequate quantity of printed notes already available in the system, not just with the RBI, but also at the currency chests which are operated by the banks. So there is adequate stocks available and there is no reason to worry whatsoever. Sir, We have sufficient stocks, more than sufficient stocks. सर I'll just come. Yeah. सर 20,000 की आपने लिमिट रखी है सर, ये लिमिट तो 50,000 भी हो सकती थी क्योंकि पैन कार्ड की जरूरत आपको 50,000 से ऊपर रहती है. सेकेंडली सर जो आपने You see 20,000 आप देखिए 2014 में, मतलब उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि 2014 में जनवरी में जो 13-14 में 2013-14 जो कि जनवरी 2014 में जो 5 पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने था, उस टाइम भी था कि आप 10 पीसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, 10 पीसेस. अभी भी 10 पीसेस किया है, 2000 इंटू 10 पीसेस 20,000 बनता है. तो एंड फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑल्सो, मान लीजिए कोई बैंक में सडनली 4-5 लोग आ जाते हैं बहुत बिग कैश लेके, फिर वो बैंक का भी नॉर्मल ऑपरेशन है, अदर कस्टमर्स आर देयर, लेकिन करेंसी नोट्स आर available in adequate quantity, चिंता ही कोई कारण नहीं. So do you expect any sort of impact on banking system liquidity, like let's say less than demonetization, because like you said, you have been adding liquidity, but the RBI, No, we added liquidity only last week because the liquidity appeared to be, But the RBI has been in withdrawal of accommodation mode. So do you expect any sort of temporary? No. The liquidity system will be managed. Last week we undertook variable rate repo auction of 50,000 crores because at the system level there was still about 1 lakh crore liquidity available at the system level. But certain entities, certain banks had more liquidity, certain banks were running short of liquidity. So our operation of repo operation last week was only to address the problems of such banks which did not have liquidity. I think 2 more questions, I will stop. No, please. Sir, my question is there possibility to reintroduce, sir, is there possibility to reintroduce 1,000 notes? देखिए वो स्पेकुलेटिव है, अभी प्लीज वो स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है, अभी फिलहाल ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है. या देखिए परचेजेस ऑफ गोल्ड रियल एस्टेट के बारे में मैं कह नहीं सकता, वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इकोनॉमी के ऊपर इसका इम्पैक्ट विल बी वेरी वेरी मार्जिनल. आई एम सेइंग वेरी मार्जिनल बिकॉज it's only 10.8% of the currency in circulation, and as you know 2,000 rupee notes were not commonly used in any transactions. I have not seen, or in fact anecdotally, and we have done also some informal survey in various locations in India, we have found that hardly it is used for carrying out, hardly 2,000 rupee notes are used for carrying out transactions. So therefore economic activity will not be impacted. Thank you. Will you bring 2000 के नोट के 2000 के नोट से सामान खरीद सकते हैं, सिर्फ इतना बोल दिए कि तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 2000 रुपए के नोट बैन को लेकर, देखिए 2000 का नोट तो लीगल टेंडर है ही, हमने नोटिफिकेशन ने कहा है, बिल्कुल साफ कहा है कि 2000 का नोट लीगल टेंडर है. बाकी जो खरीदता है, जो बेचता है, उनके बीच में कई समय ऐसा होता है कि कोई दुकानदार के पास मान लीजिए चेंज नहीं है, तो हम कैसे, इसी आपका प्रैक्टिकल भी आपको देखना पड़ेगा. लेकिन 2000 का नोट लीगल टेंडर है. एंड लेट मी वंस अगेन conclude by saying that whatever difficulties and concerns are there which people have, especially including the people who are at the moment living, staying in foreign countries, we will address all those concerns, and it will be our endeavor to ensure that the whole process is smooth and without any difficulty. Banks have been suitably advised to take necessary measures. Thank you very much for. तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास बहुत ही धैर्य के साथ 2000 रुपए के नोट बैन करने को लेकर सरकार का फैसला, मकसद
आगे की तैयारी, लोगों की दिक्कतें, मुश्किलें, सब पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने जवाब दिया और साफ साफ उन्होंने कहा कि आरबीआई की क्लीन करेंसी पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है और 2000 रुपए के नोट जारी करने का जो सरकार का मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी वैल्यू के जो नोट्स हैं सिस्टम में बहुत ही पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, इसके चलते कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि इससे इकोनॉमी पर बहुत ही मामूली मार्जिनल इम्पैक्ट आएगा और जो भी लोग हैं जिनके पास नोट बदली करना है, जिन्हें 4 महीने का समय दिया गया है, बैंकों में अच्छी तैयारी उसकी की जाएगी, अलग से उसके लिए काउंटर्स बनाए जाएंगे और जो एनआरआईज हैं उनको भी नोट बदली के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। तो क्लीन करेंसी पॉलिसी, करेंसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसके तहत ये सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन अभी 30 सितंबर तक ये लीगल टेंडर बना रहेगा। ठीक है, तो